हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास के विषय में बात करेंगे। ब्रिटिश भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का प्रारंभ 1850 से माना जाता है। अंग्रेज़ों ने ये उद्योग वित्तीय पूंजीवाद के अंतर्गत अर्थात उपनिवेशवाद के तीसरे चरण में निवेश पर अधिक लाभ की दृष्टि से स्थापित किए। फिर भी विदेशी व्यापारियों के अधीनस्थ सहायक के रूप में भारतीयों के पास इतनी पूंजी जमा हो गई थी कि वे भी उद्योगों की स्थापना के लिए आकर्षित हुए। यानी जो पूंजीपति वर्ग था, जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में जिसका विकास हुआ था, जिस पूंजीपति वर्ग का, तो उसके पास अंग्रेज़ों के अधीनस्थ सहायक के रूप में इतनी पूंजी जमा हो गई थी कि वे भी उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरित हुए। परंतु भारतीय उद्योगों को सरकारी प्रतिद्वंदिता का सामना भी करना पड़ा और उनका प्रवेश उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहां ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वैश्विक तथा आंतरिक राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इनके संबंध बदलते रहे और विषम वातावरण में भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास संभव हो सका। लगभग सभी महत्वपूर्ण लाभ वाली इकाइयों में विदेशी निवेश ही अधिक रहा। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग में 20वीं सदी के पहले विदेशी पूंजी का निवेश जो था वो 90% से भी अधिक था। भारत में विदेशी निवेश 1833 के एक्ट के बाद नील, चाय, कॉफ़ी जैसी बागानी फसलों में निवेश द्वारा हुआ। जब 1833 के एक्ट से कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो 1835 में भारत में पहला चाय बागान स्थापित हुआ और 1837 में असम चाय लिमिटेड की स्थापना की गई। 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक औद्योगिक आयोग भारत आया और भारतीय उद्योगों के संरक्षण पर उसने विचार विमर्श किया। इस आयोग ने अनुशंसा की थी कि कुछ प्रमुख मदों के लिए भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना अनिवार्य है। यह दौर प्रथम विश्व युद्ध का था, जिसमें अंग्रेज़ों को भारतीयों का सहयोग आवश्यक हो गया था, यानी वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उनपे भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना चाहते थे। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने धन निकासी का व्याख्यान दिया था, जिसके बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। 1921 में इब्राहिम रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भी भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग की। वस्त्र उद्योग एकमात्र ऐसा उद्योग था जिसमें भारतीय पूंजीपतियों की अंशधारिता, यानी भारतीय पूंजीपतियों का निवेश जो था वो विदेशियों से अधिक था। 1854 में बम्बई में कावसची डाबर ने बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से सूती वस्त्र की एक फैक्ट्री स्थापित की, जो भारतीयों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री मानी जाती है। 1855 में बंगाल के रिसड़ा में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा जूट कारखाना लगाया गया। 1854 में भारत की पहली कोल्ड शील्ड रानीगंज में खोली गई। 1830 में आधुनिक इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास मद्रास के अर्काट में जोशिया मार्शल हीथ द्वारा किया गया। 1874 में बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी की स्थापना हुई, जो भारत में पहली आधुनिक लौह इस्पात कंपनी बनी। यह पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित की गई। 1907 में जमशेदजी नौसेरवान टाटा के प्रयास से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना झारखंड के साकची में हुई। इसी कारखाने से जमशेदजी टाटा ने उद्योग जगत में पांव रखा। 1908 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर में भारतीय लौह इस्पात कंपनी के नाम से जाना जाने वाला एक कारखाना खोला गया। 1923 में भद्रावती, कर्नाटक में स्थापित लौह इस्पात कारखाने को पहले मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया, जो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। 1927 में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में पहली स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित इस कारखाने का नाम बाद में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में इसका विलय कर दिया गया। 1909 में पहला चीनी कारखाना बंगाल में स्थापित हुआ। अंग्रेज़ों द्वारा उपेक्षा किए जाने के बावजूद भारत का न्यूनाधिक औद्योगिकरण काफ़ी हद तक प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ, जो कि कपड़ा उद्योग से शुरू हुआ। जबकि किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए पहले भारी उद्योगों को विकसित किया जाना आवश्यक होता है। कि भारत में 20वीं सदी में जो भी कारखाने खुले, उनका उद्देश्य भारत का औद्योगिक विकास करना नहीं, बल्कि शोषण में कुछ और लोगों को भागीदार बनाकर शोषण प्रक्रिया को बदस्तूर जारी रखना था।
बात करते हैं ब्रिटिश भारत में विभिन्न कारखाना अधिनियम के विषय में। भारतीय श्रम पर पहला आयोग 1875 में गठित किया गया, जो लंकाशायर के उद्योगपतियों की मांग पर गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय कारखानों में श्रमिकों के काम करने की परिस्थितियों का अध्ययन करना था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने भारत में अनेक कारखाना अधिनियम लागू किए। पहला है 1881 ईस्वी का कारखाना अधिनियम, जो लॉर्ड रिपन के काल में लागू किया गया। इसका उद्देश्य, इसमें अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण व उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई। सिर्फ उन्हीं कारखानों पर लागू किया गया जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 हो। इसमें जो प्रतिबंध लगाए गए वो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंधित किया गया, और 7 से 12 वर्ष के बच्चों के काम की अवधि जो है वो 9 घंटे निर्धारित की गई। इसके अलावा कार्य अवधि में 1 घंटे आराम और महीने में 4 दिन अवकाश की व्यवस्था भी की गई। दूसरा है 1891 ईस्वी का कारखाना अधिनियम, जो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में आया। इसका उद्देश्य वयस्क श्रमिकों के लाभ की व्यवस्था करना था। यह उन कारखानों में लागू किया गया जहां कम से कम 50 श्रमिक एक साथ काम करते हों। इसमें 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कार्य अवधि 7 घंटे प्रतिदिन निर्धारित की गई। इससे पहले वाले अधिनियम में 9 घंटे प्रतिदिन निर्धारित थी। अब यह समय सीमा घटाकर 7 घंटे प्रतिदिन की गई। तो और महिलाओं की रात्रि के समय यानी रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई। 1911 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग के काल में आया। पुरुषों के काम करने की अवधि 12 घंटे प्रतिदिन निर्धारित की गई, और अल्पायु बच्चों को संध्या के 7 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के बीच कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया। इसके बाद 1922 ईस्वी का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रेडिंग काल में आया, जहां श्रमिकों की संख्या 20 से अधिक हो या जहां बिजली का प्रयोग होता हो, वहां पर यह अधिनियम लागू किया गया। इसमें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, और 12 से 15 वर्ष के बच्चों की कार्य अवधि घटाकर 6 घंटे प्रतिदिन निर्धारित की गई। इस अधिनियम में 1923 में, 1926 और 1931 में आंशिक संशोधन किए गए। इसके बाद 1934 ईस्वी का कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेलिंगटन के काल में आया। इसमें मौसमी कारखाने व सदैव कार्यरत कारखानों में अंतर स्थापित किया गया। इसमें वयस्क श्रमिकों की कार्य अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई, और नियमित रूप से काम करने वाले श्रमिकों की कार्य अवधि 10 घंटे प्रतिदिन निर्धारित की गई, और इसके अलावा श्रमिकों के आराम व उनके इलाज की व्यवस्था भी की गई। इसके पश्चात 1946 ईस्वी का कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेवेल के समय आया। यह 1934 के अधिनियम का संशोधन था। इसमें श्रमिकों की कार्य अवधि 9 घंटे प्रतिदिन निर्धारित की गई, और 200 से अधिक श्रमिकों के कार्य करने वाले कारखानों में कैंटीन की व्यवस्था पर जोर दिया गया। तो स्वतंत्र भारत का विस्तृत कारखाना अधिनियम जो था वो 1948 ईस्वी में लाया गया, जिसमें श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।